हेलो फ्रेंड्स, मैं आपसे बात करूंगा कि 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 के बीच में आपने जो भी इनकम कमाई, जो भी इनकम अर्न करी, उसका आईटीआर फाइल करने की मेरी लास्ट ड्यू डेट थी 31 दिसंबर 2021। लेकिन किसी भी कारणवश मैं अगर 31 दिसंबर 2021 तक अपने आईटीआर को फाइल नहीं कर पाया तो मैं 31 मार्च 2022 तक अपने आईटीआर को फाइल कर सकता हूं, वो भी लेट फीस के साथ। अब मेरी लेट फीस क्या होगी? अगर मैं अपनी इनकम को 2.5 लाख से कम दिखा रहा हूं तो उस केस में मेरी कोई लेट फीस नहीं होगी। लेकिन वहीं अगर मैं अपनी इनकम को 2.5 लाख से ज्यादा दिखा रहा हूं लेकिन 5 लाख रुपए तक दिखा रहा हूं तो मेरी जो लेट फीस होगी फ्रेंड्स वो मेरी 1,000 रुपए होगी। वहीं 5 लाख के ऊपर मेरी लेट फीस बनती है 5,000 रुपए। लेकिन लेट फीस के साथ भी मैं अपने आईटीआर को 31 मार्च 2022 तक ही फाइल कर सकता हूं, उसके बाद तो मैं लेट फीस के साथ भी अपने आईटीआर को फाइल नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर आपने अपने आईटीआर को बिफोर ड्यू डेट फाइल कर दिया लेकिन आपको लगता है कि बाद में उसमें कोई चेंजेस है, आप उस अपने आईटीआर को रिवाइज करना चाहते हैं तो 31 मार्च 2022 तक अपने आईटीआर को रिवाइज भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। रिवाइज में आप अपने आईटीआर को देख लीजिए, आईटीआर में क्या चेंजेस है, आईटीआर में कोई करेक्शन है या ऐसी कोई इनकम जो आप दिखाना आपका रह गया था आईटीआर में, आप 31 मार्च 2022 तक अपने आईटीआर को रिवाइज करके और उसमें चेंजेस कर सकते हैं। जब आप अपने आईटीआर को रिवाइज करेंगे तो जो आपका ओरिजिनल आईटीआर था, जब आपने बिफोर ड्यू डेट उसे फाइल करा था, तो उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको डालना होगा प्लस ओरिजिनल आईटीआर की आपको डेट डालनी होगी। वो दोनों डालकर अपने आईटीआर को रिवाइज कर सकते हैं। फ्रेंड, जो भी मैं फर्स्ट टाइम आईटीआर फाइल कर रहा हूं आफ्टर ड्यू डेट, मतलब कि 1 जनवरी से लेके 31 मार्च 2022 के बीच में, और वो आईटीआर में लेट फीस के साथ अगर फाइल कर रहा हूं तो लेट फीस मुझे अंडर सेक्शन 234F में जाके लेट फीस का पेमेंट करना होगा। अलग से मुझे इसका एक चालान बनाना होगा और चालान की डिटेल डाल के मैं अपने आईटीआर को सबमिट कर सकता हूँ। मतलब कि नेक्स्ट 3 डेज में मैं अपने आईटीआर को फाइल कर पाऊंगा। इसके बाद फ्रेंड्स, जो फाइनेंशियल ईयर 2021 है उसकी आईटीआर की डेट मैंने आपको बताई कि 31 मार्च 2022 तक है। 1 अप्रैल 2022 से जो मेरा नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है, उस फाइनेंशियल ईयर में मैं अपने पिछले साल का आईटीआर, मतलब कि 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 के बीच का आईटीआर फाइल करूंगा। आप जब भी आईटीआर को अपने फाइल करें, एक बार आपको अपना फॉर्म 26S को चेक करना है। आपका जो फॉर्म 26 होता है फ्रेंड्स, आपके ई फाइलिंग पोर्टल पे आपको दिख जाएगा। आप ई फाइलिंग पोर्टल पे अपना फॉर्म 26S को चेक कीजिए, उसमें आपका कितना अमाउंट ऑफ टीडीएस डिडक्ट हुआ है, कितनी इनकम उसमें रिपोर्ट हो रही है, वो आप एक बार चेक कीजिए। साथ ही साथ अपने फॉर्म 26S को चेक करने के साथ अपने एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट को भी डाउनलोड कीजिए या उसे ऑनलाइन चेक कीजिए कि एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट मेरी क्या क्या इनकम रिपोर्ट हो रही है, क्या क्या इनकम रिफ्लेक्ट हो रही है, क्या मेरी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट प्लस मेरा फॉर्म 26S दोनों मैच हो रहा है। अगर दोनों मैच नहीं हो रहा है तो आप अपने एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में कोई करेक्शन के लिए आप फीडबैक डाल सकते हैं। लेकिन आपको फॉर्म 26S को फाइनल मानते हुए अपने आईटीआर को फाइल करना है। प्लस फ्रेंड्स, अगर आपके पास सैलरी से इनकम है तो आप अपने फॉर्म 16 को देख लीजिए। फॉर्म 16 में आपकी क्या सैलरी दिख रही है। अगर आपकी सैलरी पे आपका टीडीएस कटा हुआ है तो अपने टीडीएस अमाउंट को एक बार अपने फॉर्म 26S से चेक कर लीजिए। आप अपने बैंक स्टेटमेंट को डाउनलोड कीजिए। बैंक स्टेटमेंट में आपका सेविंग से मिलने वाला ब्याज एक बार चेक कर सकते हैं। अगर आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी है जिसपे आपने लोन लिया हुआ है तो आप जो इंटरेस्ट का भुगतान कर रहे हैं, साथ ही साथ जो आपकी प्रिंसिपल का भी पेमेंट हो रहा है जो हाउस, तो उसमें आप इंटरेस्ट का बेनिफिट ले सकते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी प्लस रेंटेड प्रॉपर्टी के केस में। वहीं अगर फ्रेंड्स आपका हाउस प्रॉपर्टी के अलावा अगर आपका कोई अदर सोर्सेस इनकम है, जैसे कि आपका एफडी पे कोई ब्याज मिल रहा है या एफडीआर के अलावा अगर आपके कोई रिकरिंग डिपॉजिट्स पे अगर आपको कोई ब्याज मिल रहा है या एनी अदर डिपॉजिट्स पे आपको कोई ब्याज मिल रहा है तो फ्रेंड्स वो भी आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाके रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई डिविडेंड से कोई इनकम है तो डिविडेंड की इनकम भी मेरी टैक्सेबल होगी। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाकर मैं अपनी डिविडेंड की इनकम को भी टैक्सेबल करूंगा। अगर आपने कोई शेयर्स, इंटरडे ट्रेडिंग्स या कोई भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से आपकी कोई इनकम है तो आप आईटीआर 2 को फाइल कीजिए फ्रेंड्स। उसमें आप अपनी शेयर से या म्यूचुअल फंड से मिलने वाली इनकम को रिपोर्ट कीजिए। फ्रेंड्स, अब मेरे सामने एक छोटा सा कंफ्यूजन है कि नेक्स्ट 3 डेज पे मैं अपना कौन सा आईटीआर को फाइल करूं। हम एक छोटा सा ओवरव्यू कर लेते हैं कि अगर मान लो आपको सैलरी से इनकम मिल रही है, इसके अलावा अब आपकी कोई इनकम नहीं है, लेकिन आपकी सैलरी की जो इनकम है वो 50 लाख रुपए से कम है, तो आप आईटीआर 1 को फाइल कर सकते हैं फ्रेंड्स। वहीं अगर आपकी सैलरी से इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा है तो आप आईटीआर 2 को फाइल कीजिए। दूसरा फ्रेंड्स, सैलरी के साथ साथ अगर मेरी कोई बिजनेस भी इनकम है या अदर सोर्सेज से इनकम है, अदर सोर्सेज जैसे कि आपको सेविंग से ब्याज मिल रहा है या एफडी, आरडी या कोई भी डिपॉजिट से आपको ब्याज मिल रहा है, तो उस केस में आप आईटीआर 4 को फाइल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आईटीआर 4 को फाइल करने के लिए फ्रेंड्स मेरी जो बिजनेस से इनकम है सेक्शन 44AD, 44ADA और 44AE में अपनी बिजनेस इनकम रिपोर्ट कर रहा हूं तो मैं आईटीआर 4 को फाइल कर सकता हूं। अदरवाइज फिर मुझे आईटीआर 3 को फाइल करना पड़ेगा। थर्ड फ्रेंड्स,
अगर आपकी सैलरी के साथ साथ आपकी म्यूचुअल फंड, शेयर, सिक्योरिटी को बेचने पे भी आपकी कोई इनकम जनरेट हो रही है, प्लस आपको अदर सोर्सेज से भी इनकम मिल रही है, नहीं भी मिल रही है, तब आप ITR 2 को फाइल कीजिए। ITR 2 को मैं तभी फाइल कर सकता हूं जब मेरी बिजनेस इनकम नहीं है। अगर मुझे बिजनेस से इनकम मिल रही है तो मैं ITR 2 को फाइल नहीं कर पाऊंगा। तो फ्रेंड्स, हमने ITR 1, 2, 3, 4 को समझा। इसके बाद फ्रेंड्स, हम लोगों को अपना जो चालान बनाना है, चालान का पेमेंट करना है अपने ITR को फाइल करते टाइम। फ्रेंड्स, आप अपने सेक्शन को, चालान को लेके मैंने एक डिटेल्स वीडियो बनाया है, कैसे आप अपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट का चालान बना सकते हैं। जो भी आप फ्रेंड्स चालान बनाएंगे, वो चालान की डिटेल आपको अपने ITR में, उसमें अपनी डिटेल्स को डालना है और उसके बाद उसे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स, आप अपने ITR को ई-वेरीफाई कीजिए। अगर आपका रिफंड आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, आप अपने ITR को ई-वेरीफाई कीजिए। आपके पास 120 दिन का टाइम होता है। 120 दिन के टाइम के अंदर अपने ITR को ई-वेरीफाई कर सकते हैं। ई-वेरीफाई करने के लिए फ्रेंड्स, मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। जैसे कि मैं अपना आधार कार्ड का OTP जो मेरा रहता है, आधार कार्ड पे जो मेरा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड रहता है, मैं उस पे अपने OTP के थ्रू ई-वेरीफाई कर सकता हूं। अगर इनकेस आपका आधार OTP आपके पास नहीं आ रहा है, तो आप बैंक अकाउंट के भी थ्रू अपने ITR को ई-वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है, वो आपका इनकम टैक्स पोर्टल पर प्री वैलिडेट होना चाहिए। प्री वैलिडेट अगर आपका बैंक अकाउंट होगा, तो आपके अपने ई-फाइलिंग पोर्टल पे जाइए और ई-फाइलिंग पोर्टल पे जाने के बाद अपने बैंक अकाउंट से एक EVC कोड जनरेट कर लीजिए। EVC कोड 10 डिजिट का कोड होता है। वो कोड जब आप डालेंगे, 72 आवर्स तक आपका वो कोड वैलिड रहता है। जब आप वो कोड अपने ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपने ई-वेरिफिकेशन ऑप्शन में डालेंगे, तो आपका ITR बैंक अकाउंट के थ्रू भी ई-वेरीफाई हो जाएगा। नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप ई-वेरीफाई कर सकते हैं। ये भी एक हमारे पास ऑप्शन है। जब आप नेट बैंकिंग को लॉगिन करेंगे फ्रेंड्स, तो लॉगिन करने के बाद नेट बैंकिंग का आपका जो बैंकिंग का पोर्टल ओपन हो जाएगा। उस पोर्टल पे जाइए, वहां देखिए कि इनकम टैक्स में ई-फाइलिंग वाले ऑप्शन में जाने के लिए कहां पर नोट है। आप उस ऑप्शन पे जब जैसे ही क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, तो आप सीधे ई-फाइलिंग पोर्टल पे चले जाएंगे विदाउट एनी लॉगिन ID पासवर्ड। तो जब आप ई-फाइलिंग पोर्टल पे चले जाएंगे, वहां नॉर्मल ई-वेरीफाई ऑप्शन पे सिलेक्ट कीजिए और अपने नेट बैंकिंग के थ्रू अपने ITR को ई-वेरीफाई कर लीजिए। ई-वेरिफिकेशन को लेकर मैंने डिटेल डिस्कशन वीडियोस बनाए, एक बार आप उस वीडियो को देख सकते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर आपके पास DSC है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है, तो आप उसके थ्रू भी अपने ITR को वेरीफाई कर सकते हैं। ई-वेरीफाई करने के बाद बहुत सारे कारण ऐसे होते हैं जब मेरा ITR का रिफंड मुझे नहीं मिल रहा होता है। तो रिफंड के लिए फ्रेंड्स, कुछ बेसिक चीजें जो मुझे चेक करनी है, क्या मेरी कोई पहले से इनकम टैक्स पोर्टल पर डिमांड है। अगर आपका हो सकता है रिफंड आपकी डिमांड के अगेंस्ट में एडजस्ट हो गया हो, आपको एक बार वो चेक करना है। अगर आपकी ऐसी कोई डिमांड नहीं है, तो आप ये चेक कीजिए फ्रेंड्स कि आपने अपने ई-फाइलिंग पोर्टल पे अपने इनकम टैक्स रिटर्न में कौन सा बैंक अकाउंट डाला हुआ है। प्लस फ्रेंड्स, आपने अपने अकाउंट्स को पहले प्री वैलिडेट किया हुआ है या नहीं किया हुआ है ई-फाइलिंग पोर्टल पे, आपको वो भी एक बार चेक करना है। ये जो मैं ITR को फाइल करूंगा फ्रेंड्स, फाइल करने के बाद आपको ई-वेरिफिकेशन 120 दिन के अंदर कैसे भी अपने ITR को कंप्लीट करना है। अगर इनकेस आपका 120 दिन के अंदर ई-वेरीफाई नहीं हो पाता है फ्रेंड्स, तो आपका ITR इनवैलिड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, एक बार उसे जरूर देख लीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।